हेलो दोस्तों, मैं एलके निराला आप लोगों को अपने ही चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का बायोलॉजी जीव विज्ञान। चैप्टर होने वाला है फर्स्ट, जैव प्रक्रम पोषण। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पूरा अध्याय को समाप्त करने वाले हैं, मतलब पूरा चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए और हम लोग इसमें चित्र के माध्यम से एक एक टॉपिक को समझेंगे सरल और आसान तरीके से। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए, हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। कहता वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है तो जैव प्रक्रम कहलाती है। जैव प्रक्रम कहता वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है तो वे जैव प्रक्रम कहलाती है। कहता जैविक क्रियाओं के लिए जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थ की ज़रूरत होती है जो पोषण की क्रिया से जीव प्राप्त करते हैं। पोषण द्वारा प्राप्त जटिल खाद्य पदार्थ का सरलीकरण विभिन्न चरणों में उपचयन एवं अपचयन क्रियाओं द्वारा होता है। इस प्रक्रम को शोषण कहते हैं। तो देखिए, जैविक क्रियाओं को प्रत्येक जीव को जैविक क्रियाओं के लिए किसका जरूरी होती है, वो ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसका ज़रूरत होती है, खाद्य पदार्थों की ज़रूरत होती है और वो पोषण की क्रिया द्वारा प्राप्त होता है। तो ये होता है मनुष्य के मतलब जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम देख लीजिए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यही है जैव प्रक्रम, जिसको इंग्लिश में लाइफ प्रोसेस भी कहते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं। कहता है कि जीवन संबंधी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक जीव की दो प्रमुख आवश्यकता होती हैं। पहला हो गया जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, तथा दूसरा हो गया शरीर की वृद्धि तथा टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत के लिए जीव द्रव्य का निर्माण। तो जीव द्रव्य का जो शरीर में निर्माण होता है वो शरीर की वृद्धि तथा टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत के लिए होता है। तो यही है प्रत्येक जीव की दो प्रमुख आवश्यकताएं, जो था यही है। चलिए हम लोग समझते हैं पोषण। कहते हैं देखिए, पोषण वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं तो पोषण कहलाता है। चलिए देखिए, कहता पोषण की विधियाँ। जीवों में पोषण मुख्यतः दो विधियों द्वारा होता है। पहला हो गया स्वपोषण, जिसको बोलते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। दूसरा हो गया परपोषण, जिसको बोलते हैं हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो हम लोग सबसे पहले एक नंबर का स्वपोषण को जान लेते हैं। स्वपोषण ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहता है ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं तो स्वपोषी कहलाते हैं। कहता है सभी हरे पौधे स्वपोषी या ऑटोट्रोफ्स कहलाते हैं। सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। इन पौधों में एक प्रकार की रचना हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का लवक पाया जाता है जिसे पर्णहरित या क्लोरोफिल कहते हैं। तो देखिए, वैसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन खुद संश्लेषित कर लेते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। और देखिए, सभी हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। पेड़ पौधा जो हरा भरा दिखता है किसके कारण, पेड़ पौधा का हरा भरा दिखना क्लोरोफिल के कारण होता है। तो ये था हम लोगों का स्वपोषण। चलिए 2 नंबर में हम लोग समझ लेते हैं परपोषण के बारे में। देखिए, परपोषण जिसको हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। परपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं तो ऐसे जीव परपोषी कहलाते हैं। जैसे ये शेर देख लीजिए, ये कभी भी अपना भोजन खुद संश्लेषित नहीं करते हैं, नहीं बनाते हैं, ये किसी अन्य जीव पे निर्भर होते हैं। जैसे मान कर चलिए कि इससे कमज़ोर या इससे छोटे जानवर जो इसके सामने आता है वो उसको मार करके ये अपना भोजन खाते हैं, करते हैं। दूसरा मनुष्य भी क्या है, ये परपोषी है, ये भी अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं। तो मनुष्य क्या होता है, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का होता है। चलिए हम लोग समझ लेते हैं परपोषण के प्रकार। परपोषण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया मृतजीवी पोषण, जिसको बोलते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। कहता है इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतु और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में
अवशोषित करते हैं। तो मृतजीवी अपघटक या सप्रोफाइट्स भी कहलाते हैं। जैसे कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया। देखिए मृतजीवी पोषण में क्या होता है कि इस प्रकार के पोषण में जीव जो होता है ना, मरे हुए जंतुओं से अपना शरीर के सतह से भोजन को ग्रहण करते हैं। जैसे कि कवक हो गया, बैक्टीरिया मतलब जो है ये प्रोटोजोआ हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सब हो गया। चलिए आगे हम लोग समझ लेते हैं। दूसरा जो होता है परजीवी प्रपोषण होता है, जिसको पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। कहते हैं इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरों प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसे जीवों को भोजन अन्य प्राणी के शरीर में मौजूद अकार्बनिक पदार्थ होता है। इस प्रकार भोजन करने वाले जीव परजीवी कहलाते हैं। और जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वह पोषी कहलाते हैं। जैसे अमरबेल हो गया, जीवाणु हो गया। तो देखिए परजीवी वो हो गया जो दूसरे जीव के शरीर में अस्थायी या अस्थायी रूप से रह करके अपना भोजन को ग्रहण करते हैं। जैसे यहाँ देखिए पौधे हैं और पौधा जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, और इसी पर ये अमरबेल का जो लत्ती है ये किसके भोजन पर निर्भर है, ये पौधे के पेड़, ये मतलब ये पेड़ के भोजन पे निर्भर है। जब तक पेड़ रहेगा स्वस्थ तब तक इस पे ये मान के चलिए पेड़ सूख जाएगा तो ये अमरबेल भी क्या होगा, सूख जाएगा, क्योंकि ये अपना भोजन खुद नहीं बना करके ये पौधे के भोजन पे आश्रित है। जैसे इसके बाद देखिए एक हम लोगों का होता है जू, है ना, शरीर में खास करके स्त्री सबके, महिला सबके बाल में जू होता है, हालांकि पुरुष में भी होता है। लेकिन ये क्या होता है कि जब तक उसमें शरीर मतलब जो है सर गंदा रहेगा या जीवित रहेगा तब तक उसमें जू क्या होता है, अस्थायी या अस्थायी रह करके उसमें अपना पोषण प्राप्त करते रहते हैं। दूसरा हो गया जैसे कुत्ते में भी एक कीड़ा होता है जो कुत्तों के रूप में क्या होता है कि उसमें जब तक रहेगा उसमें उससे अपना पोषण प्राप्त करते रहते हैं। तो ये सब परजीवी का उदाहरण हो गया, परजीवी प्रपोषण का। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं प्राणी संपोषण, होलोजोइक न्यूट्रिशन। देखिए कहता है वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में प्राणी जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं तो प्राणी संपोषण कहलाता है। वैसे जीव जिनमें इस विधि से पोषण होता है वो प्राणी संभोजी कहलाते हैं। जैसे अमीबा हो गया, मेढक हो गया, मनुष्य हो गया। तो ये सब किस प्रकार का पोषण है, तो ये सब प्राणी संपोषण हो गया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग जानते हैं। देखिए पौधों में पोषण, अगला टॉपिक हम लोगों का है पौधों में पोषण। कहता है स्वपोषी पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। तो स्वपोषी पौधे जितने भी होता है सभी क्या होता है, स्वपोषी होते हैं और ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। देखिए कहता है प्रकाश संश्लेषण क्या है, ये सबसे मोस्ट बीबीआर क्वेश्चन है आप लोगों को बीआर बोर्ड की नज़रिया से। तो देखिए सूर्य ऊर्जा की सहायता से प्रकाश संश्लेषण में सरल अकार्बनिक अणु कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल H2O का पादप कोशिकाओं में स्थिरीकरण कार्बनिक अणु ग्लूकोज, ऑक्सीजन तथा जल में होता है। तो इस तरह से ये हो गया प्रकाश संश्लेषण का कुछ रासायनिक सूत्र हो गया जो इस प्रकार है 6CO2 प्लस 12H2O बराबर हो गया, ये एरो के चिन्ह बराबर के दर्शाता है C6H12O6 प्लस C6O2 प्लस 6H2O। प्रकाश संश्लेषण क्रिया से उत्पन्न ग्लूकोज अणु को पौधे ऊर्जा के लिए संचित रखते हैं तथा ऑक्सीजन और जल के विसरण प्रक्रिया द्वारा अपने पत्तों में स्थित स्टोमेटा बाहर निकाल देते हैं। पत्तियों के स्टोमेटा खुलते और बंद होते रहते हैं। जब जल द्वारा कोशिकाएं जल अवशोषित कर फूल जाता है, जब ये रंध्र खुल जाता है तथा इसकी विपरीत द्वारा कोशिकाओं का जल निकाल जाते हैं तब यह रंध्र बंद हो जाता है। तो देखिए पेड़ पौधा में जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया से जो भोजन बनता है वो ग्लूकोज के रूप में संचित होता है। और देखिए पेड़ पौधा में जो छिद्र होता है जिसको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं, तो स्टोमेटा के द्वारा ये गैस लेता है और जल भी लेता है। तो जल और गैस लेने के बाद ये जो है फूल जाता है और जैसे ये बाहर निकलता है तो इसका रंध्र क्या होता है, बंद हो जाता है। ये तो हम लोगों का पौधों में पोषण। चलिए देखिए कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ। प्रकाश संश्लेषण हरे पेड़ पौधा में होता है, स्वपोषी पेड़ पौधा में होता है। तो इसके लिए कितने मतलब
पदार्थ के मतलब घटक की जो आवश्यकता होता है वो कितना होता है। तो पहला होता है कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होता है, तो पहला नंबर में पर्णहरित या क्लोरोफिल, मतलब ये हो गया कि प्रकाश उसी में होगा जिसमें क्या होता है कि जिसमें क्लोरोफिल रहता है, मतलब हरे पेड़ पौधे में ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है, क्योंकि प्रकाश पेड़ पौधा जो हरा भरा जो दिखाई देता है वो क्लोरोफिल के कारण ही दिखाई देता है। दूसरा जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तीसरा जल होता है, चौथा सूर्य का प्रकाश होता है। तो हम लोग इसी को बारी बारी से जानते हैं। देखिए क्या कहते हैं कि पर्णहरित या कहते हैं सभी हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, चाहे उनका पत्तियां किसी भी रंग की हो, अर्थात उनमें पर्णहरित पाया जाता है। तो देखिए प्रकाश के मतलब जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया उस प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं चाहे पत्ती में क्लोरोफिल हो, है ना, लेकिन वो रंग में किसी भी प्रकार का रंग हो उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, बशर्ते उसमें क्लोरोफिल उपस्थित रहना चाहिए जिससे कि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सके। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने के लिए रंग मायने नहीं रखता, उसमें क्लोरोफिल रहना जरूरी होता है। चलिए आगे देखिए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कहता है प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो देखिए दूसरा जो पदार्थ होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिसको हम लोग CO2 बोलते हैं। तो देखिए पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ग्रहण करते हैं, तो कहते हैं प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये पेड़ जो है ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ये ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं। तो ये है हम लोगों का प्रकाश संश्लेषण के लिए जो जरूरी होता है दूसरा पदार्थ वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। चलिए तीसरा हम लोग जान लेते हैं जल। देखिए कहता पौधे भोजन बनाने के लिए जल को जड़ों द्वारा ग्रहण करते हैं। तो देखिए पौधा को जब जल की जरूरी होता है तो हम लोग कहाँ जल देते हैं, तो पौधे के जड़ में हम लोग जल देते हैं। तथा जाइलम ऊतक द्वारा पौधे के विभिन्न भागों एवं पत्तियों में पहुंचाए जाते हैं। अब देखिए पौधे के जड़ में तो हम तो जल दे दिए हैं, लेकिन ये जल जो है पत्तियों तक कैसे पहुंचता है, तो पौधों में एक जो है जाइलम ऊतक होता है और ये जाइलम ऊतक जो है जड़ से पौधों मतलब जल को क्या करते हैं कि पौधे के पत्तियों तक पहुँचा देता है। कहता है जड़ द्वारा पौधे के जल के साथ साथ खनिज लवणों का भी अवशोषण करते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा, ये सब हो गया, जिसके द्वारा क्या होता है कि पौधा जो है जल के साथ साथ ये खनिज लवणों का भी अवशोषण करते हैं। चलिए अगला और लास्ट पॉइंट है, चौथा जो पदार्थ का जरूरी होता है वो सूर्य का प्रकाश। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए ऐसा नहीं है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया रात में होता है, क्योंकि रात में सूर्य का तो होता ही नहीं है। इसलिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया हमेशा कब होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमेशा दिन में होता है। तो इसलिए चौथा दो पदार्थ का जरूरी होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए, वो होता है सूर्य का प्रकाश। तो कहते हैं हरे पौधे केवल सूर्य के प्रकाश में ही कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध करते हैं। हरे पौधे में पाए जाने वाले हरित लवकों में मौजूद क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश में मौजूद और सौर ऊर्जा या विकिरण ऊर्जा को ट्रैप या विपाशा कर सकते हैं एवं उसे रासायनिक ऊर्जा में बदलकर संश्लेषित ग्लूकोज के अणुओं में इसका समावेश करते हैं। तो ये था हम लोगों को प्रकाश संश्लेषण के लिए जो पदार्थ की आवश्यकता होती है वो 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग समझते हैं जंतुओं में पोषण। तो जंतुओं में जो पोषण होता है, तो आगे हम लोग ने पढ़ लिया है कि पौधों में पोषण पढ़ चुके हैं। अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं में पोषण। तो देखिए जंतु परपोषी होते हैं, अर्थात ये जंतु मृतजीवी, परजीवी या प्राणी समपोषी हो सकते हैं। एक कोशिकीय जंतुओं में पोषण के लिए कोई विशेष अंग नहीं होते हैं, ये अपना भोजन शरीर के सतह द्वारा विसरण प्रक्रिया द्वारा ये करते हैं। लेकिन बहुकोशिकीय जंतु में पोषण के लिए विशेष अंग पाए जाते हैं। तो देखिए जंतुओं में जो पोषण होता है वो 2 तरीके से होता है। एक कोशिकीय जो जंतु होता है, छोटे जो जंतु होता है, तो उसमें पोषण के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है, वो विसरण क्रिया द्वारा ही। एक कोशिकीय जंतुओं में जो पोषण होता है वो विसरण द्वारा होता है, जबकि बहुकोशिकीय जंतुओं में जो पोषण होता है तो उसमें क्या होता है विशेष अंग पाए जाते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं अमीबा में पोषण के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है। हम इसको इधर भोजन रख देंगे तो इसका जो है मुंह को कुटपाद कहते हैं, इसका कुटपाद इधर ही खुल जाता है, मतलब इधर भोजन रखेंगे तो इसका जो अंतर्ग्रहण इधर से ही हो जाएगा।
तो इसलिए भोजन जो है एक कोशिकीय में कोई खास अंग नहीं होता है। लेकिन वही मनुष्य, जैसे मनुष्य देख लीजिए, यह भोजन इस तरह से मुख है तो मुख गुहा से ही भोजन कर सकते हैं। हाथी है तो हाथी में भी भोजन करने के लिए मुख गुहा होता है। तो इसलिए जंतु में क्या होता है कि बहुकोशिकीय जंतु में पोषण के लिए विशेष अंग पाए जाते हैं, जबकि एक कोशिकीय जंतु में पोषण के लिए सिर्फ विसरण के क्रिया से ही हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं पहला जो है अमीबा में पोषण। पहला एक कोशिकीय जंतु आ जाता है कौन? अमीबा। अमीबा कैसा प्राणी है? एक कोशिकीय है। कहता अमीबा एक कोशिकीय जीव है तथा अनिश्चित आकार का प्राणी है। इसका आकार उत्पादों के बनने और बिगड़ने के कारण बदलते रहते हैं। अमीबा अपना भोजन शैवाल, बैक्टीरिया, डायटम, अन्य छोटे कोशिकीय जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थ को उत्पादों की मदद से अंतर्ग्रहण करते हैं। अमीबा में पोषण अंतर्ग्रहण, पाचन तथा बहिष्करण क्रियाओं द्वारा पूर्ण होता है। अब देखिए अमीबा का जो होता है आकार क्या होता है, ये बनते और बिगड़ते रहते। कारण क्या होता है कि इसका जो उत्पाद होता है, जैसे कि ये भोजन का जो अंतर्ग्रहण करेगा तो इसका मुंह क्या होता है, इधर ही खुल जाता है कि जिधर भोजन रखेंगे इसका मुंह जो है उधर ही खुल जाता है, जिसको हम लोग कुटपाद बोलते हैं। और कुटपाद की सहायता से ये क्या होता है, भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं। तो इसलिए जिसके कारण इसका आकार क्या होता है, निश्चित नहीं होता, ये बदलते रहता है। चलिए अगला हम लोग समझ लेते हैं कोशिकीय जीव। तो पैरामेशियम भी क्या हो गया, एक कोशिकीय जीव हो गया। कहता पैरामेशियम एक कोशिकीय जीव है तथा इसका शरीर प्रचलन अंगक सिलिया द्वार से ढका होता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसका जो है ये कांट जैसे कटीला जैसे दिखाई दे रहा है, इसको सिलिया कहते हैं। ये जो है पैरामेशियम जो है सिलिया से ढका होता है। कहता है यह भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के एक निश्चित स्थान पर करते हैं। अमीबा में तो जिधर रख दो उधर ही भोजन का उधर ही इसका जो है मुंह खुल जाता है, जिसके द्वारा यह भोजन को कुटपाद के द्वारा से अंतर्ग्रहण करते हैं। लेकिन पैरामेशियम में क्या होता है, एक निश्चित जगह होता है जिसके द्वारा ये भोजन को अंतर्ग्रहण कर पाते हैं। कहता है पैरामेशियम में स्थित एंजाइम भोजन का पाचन करते हैं और अपना अपच भोजन अस्थायी छिद्र के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। तो ये था हम लोगों को जंतुओं में पोषण। तो हमने इसमें पढ़े हैं एक कोशिकीय जंतुओं में पोषण। तो एक कोशिकीय जंतु में पोषण के लिए क्या होता है, विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है, जबकि बहुकोशिकीय जंतुओं में पोषण के लिए कोई खास अंग पाए जाते हैं। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं मनुष्य का पाचन तंत्र। तो मनुष्य का पाचन तंत्र में हम लोग पढ़ने वाले हैं। कहता मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के विशेष अंग होते हैं जो आहार नाल कहलाता है। आहार नाल इससे संबंध पंचक ग्रंथियां और पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। कहता मनुष्य का आहार नाल, मनुष्य का आहार नाल। कहता है आहार नाल करीब 810 मीटर तक लंबा होता है। यह मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैले होता है। तो देखिए यह है हम लोगों का मनुष्य का आहार नाल। मनुष्य में आहार नल की लंबाई 810 मीटर होता है और ये मुख गुहा से शुरू होकर के ये मल द्वार तक फैला होता है। तो चलिए हम लोग इसी को पढ़ते हैं बारी बारी से और इसको पूरा जो है इसको पढ़ेंगे। तो हम लोग जो है देखिए मनुष्य के आहार नाल का जो पहला भाग शुरू होता है ये मुख गुहा से शुरू होता है ना। मनुष्य के आहार नाल का जो पहला भाग शुरू होता है वो मुख गुहा से होता है। फिर दूसरा भाग ग्रसनी हो गया, तीसरा ग्रास नली हो गया, फिर आमाशय हो गया, फिर यकृत हो गया, फिर इसके बाद ये अग्नाशय हो गया। मतलब इस तरह से ये विभिन्न तरह का इसका जो है जैसे जैसे हम लोग इसके नीचे आएंगे, आहार नाल के जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे हम लोग को विभिन्न भाग को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। आहार नाल का जो पहला भाग होता है वो मुख गुहा होता है और मुख गुहा से ही हम लोग मनुष्य के पाचन तंत्र को समझने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पहले समझ लेते हैं मनुष्य का मुख गुहा। देखिए मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है। यह ऊपरी तथा निचली जबड़े से घिरी होती है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये मुख गुहा है, आहार नाल का पहला भाग है और इसमें दो जबड़ा होता है, एक ऊपर होता है और एक नीचे जबड़ा होता है। कहता है मुख गुहा को बंद करने के लिए दो मांसल होठ होते हैं, है ना। मुख गुहा को बंद करने के लिए दो मांसल होठ होते हैं, है ना। होठ का काम होता है सिर्फ उसको बंद करना मुख गुहा को। कहता है मुख गुहा में जीभ तथा दांत होते हैं। देखिए मुख गुहा में जीभ भी होता है और दांत भी होता है। दांत दोनों जबड़ा पे होता है, ऊपर और नीचे दोनों जगह, और जीभ भी होता है। कहता है जीभ होता है, मुख गुहा में जीभ तथा दांत होता है। जीभ का मुख्य भाग फर्श से स्थित एक मांसल रचना है जो इसका
अगला सिर स्वतंत्र तथा पिछला सिर फर से जुड़ा होता है। जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिन्हें स्वाद कलियाँ कहते हैं। देखिए ये अगला भाग स्वतंत्र होता है, पिछला भाग ये जुड़ा हुआ रहता है और ये क्या है, मुख गुहा के निचले फर्श पर ये जीभ रहता है और जीभ पे छोटे छोटे अंकुर रहता है जिसे हम लोग स्वाद कली या स्वाद ग्रंथि भी स्वाद कलियाँ कहते हैं। कहता है इन्हीं स्वाद कलियों से भोजन का स्वाद का पता चलता है। जीभ बोलने तथा भोजन को निगलने में मदद करता है। तो देखिए जीभ पे छोटा छोटा कलियां होता है जिसे स्वाद कली कहते हैं और जीभ जो है बोलने और भोजन को निगलने में मदद करते हैं। कहता है मुख गुहा के ऊपरी तथा निचली जबरी में दांत धंसा होता है। दांत का वह भाग जो मसूड़े में धंसा होता है जड़ तथा वह भाग जो मसूड़े के ऊपर निकला होता है वो शिखर कहलाता है। जड़ तथा शिखर के बीच का भाग को क्या कहते हैं, ग्रीवा कहते हैं। प्रत्येक दांत के भीतर एक मज्जा गुहा होता है। मज्जा गुहा होता है। इसके ऊपरी दांत अस्थि या डेंटिन होती है जो दांत का अधिकांश भाग तैयार करती है। देखिए डेंटाइन के ऊपर एनामेल के करीब परत होती है जो दांत को सुरक्षा देता है। एक वयस्क मनुष्य के मुख में कुल 32 दांत होते हैं। तो ये था हम लोगों का मनुष्य का आहार नाल का पहला भाग मुख गुहा। और मुख गुहा में हमने इतना चीज़ पढ़े हैं कि मुख गुहा में 2 जबड़े होते हैं और दोनों जबड़े में दांत धंसा होता है। इसके बाद मतलब मुख गुहा को बंद करने के लिए 2 मांसल होठ होते हैं। इसके बाद मुख गुहा में जीभ होता है। जीभ का आगे वाला भाग स्वतंत्र होता है, पीछे वाला भाग जो है मतलब जो है ये जुड़ा फर्श से जुड़ा हुआ रहता है। जीभ पे छोटे छोटे कलियां होते हैं जिसको स्वाद कली कहते हैं जो हमें भोजन को निगलने और स्वाद चखने में मदद करते हैं। देखिए दांत जो धंसा होता है तो दांत का जो ऊपर वाला भाग होता है जिसको शिखर कहते हैं। दांत का नीचे वाला भाग जो होता है जो धंसा होता है उसको मसूड़ा कहते हैं और दांत का बीच वाला भाग जो है उसको गिरीवा कहते हैं। एक वयस्क मनुष्य के मुख में कुल 32 दांत होते हैं। तो ये तो हम लोगों का आहार नाल का पहला भाग मुख गुहा। चलिए आगे हम लोग दूसरा भाग पढ़ते हैं। एक चीज़ इसमें और देख लीजिए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि जैसे ये जीभ पे ये छोटा छोटा जो दिखाई दे रहा है इसी को स्वाद कली कहते हैं। दांत का 4 प्रकार होते हैं। मनुष्य के मुख गुहा में जो 32 दांत होते हैं तो 32 में जो दांत का प्रकार होता है वो 4 होता है। सबका अपना अलग अलग काम होता है। पहला होता है कतरनक जिसको इंसिजर कहते हैं। तो ये है कतरनक दांत जिसको इंसिजर कहते हैं। दूसरा हो गया अग्र चवर्णक जिसको प्रीमोलर कहते हैं। ये अग्र चवर्णक हो गया ये वाला दांत जिसको बोलते हैं चवर्णक मोलर, है ना। ये हो गया चवर्णक मोलर जो चबाने का काम करता है। चौथा हो गया भेदक जिसको कैनाइन कहते हैं। भेदक ये कैनाइन ये सिर्फ छेदने का काम करता है। सभी दांत का अलग अलग काम होता है जो हमारे मुख गुहा में कुल एक वयस्क मनुष्य के मुख में 32 दांत होते हैं और 32 दांत में कुल 4 प्रकार के दांत होते हैं। तो इतना चीज़ हमने किस में पढ़े हैं, मनुष्य के जो आहार नाल का पहला भाग होता है मुख गुहा उसके अंतर्गत। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं दंत अस्थिक्षय और दंत पलांग। देखिए कहता है जब हम कोई मीठी चीज़ या तथा खाने के बाद अपने दांतों को अच्छी तरह साफ नहीं करते हैं तब ये चीज़ें हमारे दांतों से भी चिपक जाती है। इनमें स्थिर शक्कर पर बैक्टीरिया रासायनिक क्रिया कर अम्ल बनाते हैं। यह अम्ल दांत की बाहरी कड़ी परत क्रिया कर उसे नरम बना देते हैं। धीरे धीरे उस पर छिद्र बन जाता है जो दंत अस्थिक्षय कहलाता है। बैक्टीरिया तथा भोजन के महीन कण दांत से चिपक कर एक परत का निर्माण कर देते हैं। जब इसे अच्छी तरह से साफ नहीं किया जाता है तब यह दांतों पर एक प्रकार अस्थायी परत बना देता है। यह परत दंत पलंग कहलाता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद क्या होता है कि दांत को साफ करना चाहिए अच्छी तरह से। यदि अच्छी तरह से दांत साफ नहीं करते हैं तो इसमें क्या होता है कि भोजन को सड़ने से इस पे एक परत बन जाता है और बैक्टीरिया तथा भोजन के महीन कण दांत से चिपक जाता है जिसके कारण ये क्या होता है कि ये दंत अस्थिक्षय होता है और दंत पलांग होने लग जाता है। चलिए इसके बाद हम लोग जान लेते हैं। कहता है देखिए कहता है मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है।
लार ग्रंथि पाई जाती है जो पैरोटिड ग्रंथि से निकलता है, जो भोजन के पाचक में सहायक होता है। सब मेडुलर लार ग्रंथि तथा सब लिगुलर लार ग्रंथि कहलाती है। तो देखिए मनुष्य के मुख में 3 जोड़ा लार ग्रंथि होती है, देख रहे हैं, जैसे ये लार हो गया और इससे ये ग्रंथि निकल रहा है, एक जोड़ी इधर, एक जोड़ी इधर और एक जोड़ी इधर। तो मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। जो लार ग्रंथि जहाँ से निकलता है उसको पैरोटिड ग्रंथि कहते हैं, जहाँ से लार निकलती है। तो ये था हम लोगों का मनुष्य के आहार नाल का पहला भाग मुख गुहा, और मुख गुहा कितना हमने समझे इस वीडियो में। आगे हम लोग समझते हैं दूसरा भाग आहार नाल का। देखिए आहार नाल का दूसरा भाग जो होता है वो ग्रसनी होता है। आहार नाल का दूसरा भाग क्या होता है? ग्रसनी होता है। कहता मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है ना। मुख गुहा का पिछला भाग क्या होगा? ग्रसनी कहलाता है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये मुख गुहा हो गया और इसका ये नीचे वाला भाग ग्रसनी हो गया। कहता है इसमें 2 छिद्र होते हैं। पहला होता है निगल द्वार, जो आहार नाल के अगले भाग ग्रास नली में खुलता है, तथा कंठ द्वार जो श्वास नली में खुलता है। कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जो एपिग्लोटिस कहलाता है। मनुष्य जब भोजन करता है तब यह पट्टी श्वास नली को ढक देता है, जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है ना। ये देखिए ग्रास नली में 2 होता है, एक निगल द्वार हो गया, एक कंठ द्वार हो गया। निगल द्वार आगे जो है ग्रास नली में खुलता है, और कंठ द्वार में जो पट्टी होता है वो खाना समय में श्वास नली को ढक देता है, जिससे कि भोजन क्या होता है कि सांस नली में नहीं जा पाता है। तो ये कहाँ होता है? निगल द्वार कंठ द्वार कहाँ होता है? ये ग्रसनी में होता है। चलिए आगे ग्रसनी, ये तो हम लोगों का आहार नाल का दूसरा भाग हो गया। अब हम लोग तीसरा भाग पढ़ते हैं। ग्रास नली के बाद ग्रासिका पढ़ते हैं या ग्रास नली पढ़ते हैं। देखिए ग्रास नली कहता है मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है। भोजन के पचते ही ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह पहुंचते ही ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह सिकुड़न और फलाव शुरू होता है, जिसे क्रमांकुंचन कहते हैं। इसी कारण भोजन धीरे धीरे घिसकर ग्रास नली से अमाशय में पहुंचता है। तो देखिए भोजन सबसे पहले मुख गुहा गया, और मुख गुहा से कहाँ आ गया? ग्रसनी में आया, और ग्रसनी से कहाँ आया? ग्रास नली में आया। और ग्रास नली में जैसे ही आता है तो ग्रास नली में पहुंचते ही ग्रास नली की दीवार में क्या होता है कि एक तरह से तरंग उत्पन्न हो जाता है, जो भोजन मान के चलो कि क्या होता है सिकुड़न और फराव शुरू होता है, जिसे ही क्या कहते हैं? क्रमांकुंचन कहते हैं। और आगे चल करके ये घिस घिस करके कहाँ चल जाता है? ग्रास नली से मान के चलिए कि ये अमाशय में आ जाता है ना। ये अमाशय में पहुंच जाता है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं अमाशय। देखिए कहता है कि अमाशय, अब भोजन देखिए सबसे पहले मुख गुहा में आया, और मुख गुहा में देखिए भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो भोजन का जो पाचन शुरू होता है वो मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है। और मुख गुहा में भोजन का जो पहला मतलब पाचन होता है वो कार्बोहाइड्रेट का होता है। हम लोग भोजन के रूप में 5 तत्वों को ग्रहण करते हैं, जैसे हो गया 5 पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, जैसे हो गया कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, ये सब हम लोग पोषक तत्वों के रूप में ग्रहण करते हैं। तो मुख गुहा में जो भोजन का पहला पोषक तत्व का पाचन होता है वो कार्बोहाइड्रेट का होता है। उसके बाद भोजन जो वहाँ से लार से सना हुआ भोजन जो कहाँ पे रहता है? ग्रसनी में आता है। फिर ग्रसनी से वहाँ पे ग्रसनी में जो 2 द्वार होता है, एक कंठ द्वार और एक निगल द्वार होता है। और जब उस समय में क्या होता है कि कंठ द्वार निगल द्वार जो होता है वो आगे मतलब जब भोजन को अमाशय की तरफ भेज देते हैं, और कंठ द्वार जो होता है वो सांस नली को बंद कर देते हैं जब भोजन आता है तब। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। ग्रास नली में आने के बाद जो वहाँ पर एक तरह से दीवार, ग्रास नली की दीवार में एक तरह से क्या होता है कि तरंग उत्पन्न होता है, जो भोजन का क्या होता है कि शीतलन और फलाव शुरू हो जाता है, जिसको क्रमांकुंचन कहते हैं। और यहाँ से भोजन आगे घसक करके कहाँ आता है? अमाशय में आ जाता है। कहता है यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना होती है, जो उदर गुहा के बाई ओर से शुरू होकर अनुपर दिशा में फैली होती है। अमाशय का अग्र भाग कार्डियक तथा पिछला भाग पाइलोरिक भाग कहलाता है। अमाशय की भीतरी दीवार पर अंदर की ओर स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिकाओं का सत्तर धस्ता रहता है। इन धसे भागों की कोशिका अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का निर्माण करती है। जठर ग्रंथियों की कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। देखिए अमाशय जो होता है ये देख लीजिए, ये जो भाग दिखाई दे रहा है यही क्या है? अमाशय। और अमाशय के अंदर देख रहे हैं कि इसके दीवार जो है थोड़ा धसा हुआ दिखाई देता है, और इसी से जो है रस निकलता है, जठर रस, जो भोजन के पाचन में सहायता करती है।
तो ये तो हम लोगों का अमाशय। चलिए आगे हम लोग और भी समझते हैं। देखिए कहता है अमाशय जठर ग्रंथि 3 प्रकार की कोशिका 3 प्रकार की होती है। पहला हो गया, देखिए यहाँ पे पहला हो गया श्लेष्मा या म्यूकस कोशिकाएं, तीसरा हो गया भित्ति या अम्लराज कोशिकाएं, चौथा हो गया म्यूकस या एमाइजन कोशिकाएं। तो देखिए जठर रस से जो 3 तरह के कोशिकाएं के जठर रस से जो 3 तरह के कहता है जठर ग्रंथियों की कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। तो ये तीनों प्रकार कहता है इन तीनों प्रकार की कोशिकाओं का स्राव सम्मिलित जठर रस कहलाता है ना। मतलब अमाशय की दीवार से ये 3 प्रकार की कोशिकाओं से रस निकलता है जो तीनों मिलकर के जठर रस का निर्माण करता है। कहता है जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल म्यूकस या श्लेष्मा तथा निष्क्रिय पेप्सिजोन होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिजोन को सक्रिय पेप्सी नामक एंजाइम में बदल देता है। पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पर कार्य कर उसे पेप्टोन में बदल देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। म्यूकस अमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एंजाइम पेप्सिन से सुरक्षित रखता है। मनुष्य के अमाशय में प्रतिदिन 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है। तो ये आप लोगों का ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि मनुष्य के अमाशय में प्रतिदिन कितना जठर रस का स्राव होता है। तो 3 लीटर प्रतिदिन जठर रस का स्राव होता है। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक भूखे रह जाता है तब उसके अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण म्यूकस की स्राव घट जाती है। ऐसी स्थिति में अमाशय की दीवार पर अंदर की ओर से धसे हुए घाव निकल आ जाते हैं, जिसे पेप्टिक अल्सर कहते हैं। अमाशय में भोजन के वसा का आंशिक पाचन एंजाइम में गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा होता है। गैस्ट्रिक लाइपेज वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। अमाशय में अब भोजन का स्वरूप गाढ़े लेई की तरह हो जाता है, जिसे काइम कहते हैं। काइम अमाशय के पाइलोरिक छिद्र के द्वारा छोटी आंत में पहुंच जाता है। तो यहाँ पे देखिए भोजन जो है तो देखिए यहाँ पर भोजन क्या होता है कि अब जैसे अमाशय से ये गाइडी लाई की तरह हो जाता है और यहाँ से प्रोसेस क्या होता है, अब यहाँ से भोजन अमाशय से निकल करके छोटी आंत की तरफ चल देते हैं। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं छोटी आंत के बारे में, क्योंकि भोजन अब कहाँ से आ गया, अब जो है भोजन जो है अमाशय से छोटी आंत में आ जाता है। तो हम लोग छोटी आंत के बारे में जानते हैं। कहता है छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। देखिए कहने के लिए तो छोटी है, लेकिन ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। आप लोगों का ऑब्जेक्टिव बनेगा कि मनुष्य के आहार नाल का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो ये सबसे छोटी आंत जो है आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। कहता है यह बेलनाकार रचना है। यह आहार नाल के इस भाग में पाचन क्रिया पूर्ण होती है। देखिए भोजन का जो पाचन कहाँ पे पूर्ण होता है, तो छोटी आंत में जाकर के भोजन का पाचन जो है क्या होता है, पूर्ण हो जाता है। आप लोगों को ये जो बीच वाला भाग दिखाई दे रहा है यही है छोटी आंत, जो कि यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ये जो दिखाई दे रहा है यही क्या है, छोटी आंत है। ये पीला रंग का जो दिखाई दे रहा है। देखिए क्या कहता है, मनुष्य में इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होता है। शाकाहारी जंतुओं में मांसाहारी जंतुओं की अपेक्षा छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है, क्योंकि मांसाहारी भोजन का पाचन सरल होता है। छोटी आंत का 3 भाग होता है। तो देखिए कहता है शाकाहारी जंतुओं में मांसाहारी जंतुओं की अपेक्षा छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है, क्योंकि मांसाहारी भोजन का पाचन सरल होता है। कहता है छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। तो पहला देखिए, पहला हो गया ग्रहणी, दूसरा हो गया जेजुनम, तीसरा हो गया इलियम। तो हम लोग छोटी आंत के तीनों भागों को एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए पहला जो है, कहता है छोटी आंत का जो पहला भाग होता है वो ग्रहणी होता है। कहता है छोटी आंत का पहला भाग है जो छोटी आंत का पहला भाग है ग्रहणी। छोटी आंत का पहला भाग है जो अमाशय के पाइलोरिक भाग के ठीक बाद शुरू होता है, और यह सी के आकार का होता है ना। यह अमाशय के ठीक शुरू होता है ये, और इसका आकार सी आकार का होता है। कहता है ग्रहणी में लगभग बीचों बीच एक छिद्र के द्वारा एक नलिका खुलती है। यह नलिका 2 भिन्न भिन्न नलिकाओं आपस में जुड़ने से बनी होती है। इनमें से एक नलिका अग्नाशयी वाहिनी तथा दूसरी वाहिनिका पित्त वाहिनी में होती है। तो देखिए इसमें जो है 2 तरह के नलिका होता है। देखिए यहाँ पे 2 नलिका करके आप लोग देख रहे हैं।
ये ग्रहणी में जो है दो नलिका आकर के मिलता है। ये नलिका जो है पित्ताशय की ओर चल जाता है और ये नलिका जो है अग्नाशय की ओर आ जाता है। और ये दोनों का मुख क्या होता है, एक ही होता है ना। तो इसलिए ये दोनों का मुख क्या हो गया, एक ही हो गया। और ये दोनों आकर कहाँ खुलता है, ग्रहणी के नली में। नली मतलब ये नली का वाहिनी में आकर के ये दोनों मतलब मिल जाता है। चलिए हम लोग ग्रहणी मतलब छोटी आंत का दूसरा भाग होता है, मतलब ये तो ग्रहणी हो गया, दूसरा भाग जो होता है जेजुनम, जेजुनम के बारे में समझते हैं। देखिए कहता है जेजुनम छोटी आंत का मुख्य भाग है। यह भोजन को ग्रहणी से इलियम तक पहुंचाता है। तो देखिए जेजुनम का कोई खास काम नहीं होता है। ये छोटी आंत में जो मुख्य कहता है जेजुनम छोटी आंत का मुख्य भाग है, जो भोजन को ग्रहणी से सीधे कहाँ, देखो भोजन सबसे पहले छोटी आंत से कहाँ पर आ गया, मतलब छोटी आंत में जैसे भोजन आता है तो ये ग्रहणी में आ गया, और ग्रहणी से इलियम इसको क्या करता है, सीधा छोटी आंत में मतलब इलियम में पहुंचा देता है। ठीक है, मतलब छोटी आंत का जो तीसरा भाग होता है इलियम, यहाँ पहुंचा देता है जेजुनम। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, कहता है इलियम में भोजन का अंतिम रूप से पाचन समाप्त होता है। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछा जाता है कि भोजन का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। और छोटी आंत का 3 भाग हो गया, जैसे कि आप लोग यहाँ भी देख रहे हैं, छोटी आंत का 3 भाग हो गया। ये पहला भाग ग्रहणी हो गया, ये बीच वाला भाग दूसरा जो है जेजुनम हो गया, और ये अंतिम वाला भाग जो है ये इलियम हो गया। तो इलियम जो वाला भाग जो होता है, देखिए यहाँ पे देखिए कहता है कि देखिए मतलब भोजन का पाचन छोटी आंत में होता है, लेकिन छोटी आंत का 3 भाग होता है। तो 3 भाग में किस भाग में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है, तो ये जो है इलियम वाला भाग में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। छोटी आंत में पाचन क्या कहता है कि छोटी आंत में भोजन का पाचन पित्त, अग्नाशयी रस तथा आंत रस सक्कसेंटी की क्रिया से होता है। तो इलियम में जो होता है भोजन का पूर्ण रूप से जो पाचन हो जाता है, तो आंत रस हो गया, पित्त रस हो गया, और ये अग्नाशयी रस, 3 गो रस आकर के यहाँ पे भोजन को पूर्ण रूप से डाइजेशन मतलब पूरा पचा देता है। तो ये था हम लोगों का छोटी आंत और छोटी आंत का प्रकार। तो छोटी आंत का 3 प्रकार हो गया, और तीनों में पहला जो भाग हो गया छोटी आंत का ग्रहणी हो गया, जहाँ पे भोजन के क्या होता है, यहाँ से भोजन आगे निकलता है, जेजुनम इसको आगे भेज देता है इलियम में। इलियम में 3 गो यहाँ पे रस होता है, अग्नाशयी रस मिलता है, सक्कसेंटी रस मिलता है, और पाचक पित्त रस मिल करके भोजन को पूर्ण रूप से इलियम में पाचन हो जाता है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं यकृत, जिसको हम लोग बोलते हैं लीवर। ठीक है, यकृत जिसको लीवर बोलते हैं, कहता है यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो देखिए लंबी के बारे में बात किया जाएगा, मनुष्य के आहारनाल का सबसे लंबा मतलब लंबी ग्रंथि कौन है, तो लंबा सबसे पहले हो गया छोटी आंत। यदि सबसे बड़ा की बात किया जाएगा तो ये यकृत हो गया। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये मनुष्य शरीर के सबसे बड़ा मतलब जो है ग्रंथि है, जो उदर गुहा के ऊपरी दाहिने भाग में अवस्थित है। करीब यह यकृत करीब 1.5 kg का होता है। ये उदर गुहा हो गया, स्टोमक हो गया, और इसके दाहिने बगल ये ऊपरी में मतलब ऊपर में ये स्थित है। और इसका जो भार होता है 1.5 kg का होता है यकृत का, लीवर का। ठीक है, कहता है यकृत कोशिकाओं से पित्त का स्राव होता है। देखिए ये यकृत से जो है लीवर से जो निकलता है, लीवर से पित्त निकलता है। ठीक है, पित्त का स्राव होता है। कहता है स्रावित पित्त का संचय पित्ताशय नामक एक थैली जैसी रचना में होता है। यकृत नलिका पित्ताशय से निकलने वाली नलिका के साथ जुड़कर एक मूल पित्तवाहिनी बनाती है। पित्त गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव है। इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। पित्त के निम्नलिखित 2 कार्य होते हैं। देखिए यहाँ जो होता है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए अग्नाशय मतलब यकृत में जो है पित्त का निर्माण होता है, और ये पित्त का मतलब स्राव हो करके इसके नीचे एक थैली होती है, मतलब पित्ताशय होता है, एक मतलब थैली होती है, और इसमें जा कर के पित्त का रस क्या होता है, जमा हो जाता है, जिसको हम लोग पित्ताशय कहते हैं। पित्त जो है हरा रंग का गाढ़ा क्षारीय द्रव होता है, जो भोजन के पचाने में सहायक होता है। देखिए पित्त का 2 काम होता है। पहला हो गया पित्त आमाशय से ग्रहणी में आए अम्लीयता कायम की अम्लीयता को नष्ट कर देता है ना। पित्त का जो पहला काम होता है वो आमाशय से ग्रहणी में आए हुए अम्लीयता को नष्ट कर देता है और उसे क्षारीय बना देता है, ताकि अग्नाशयी रस के एंजाइम उस पर आसानी से क्रिया कर सके। दूसरा है कि पित्त के लवणों की सहायता से भोजन के वसा का विखंडन तथा पायसीकरण होता है, ताकि वसा के तोड़ने वाले एंजाइम उस पर आसानी से क्रिया
कर सके। तो ये काम 2 काम करता है पित्त हम मतलब जो है भोजन के पाचन में। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं अग्नाशय। देखिए अग्नाशय क्या कहता है, कहता है अमाशय के ठीक नीचे तथा ग्रहणी को घेरे हुए पीले रंग की ग्रंथि होती है जो अग्नाशय कहलाती है। अग्नाशय से निकलने वाली अग्नाशयी वाहिनी तथा मूल पित्तवाहिनी एक छिद्र के द्वारा ग्रहणी में खुलता है। अग्नाशयी रस में ट्रिप्सिन, लाइपेज, न्यूक्लियस नामक एंजाइम पाए जाते हैं। अग्नाशयी रस के एंजाइम भोजन के अवयव पर इस प्रकार से क्रिया करते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं जैसा कि यहाँ पे देखिए कहता है कि अमाशय के ठीक नीचे अग्नि को पीरे, तो अग्नाशय के ठीक नीचे देखिए यहाँ पे अमाशय के ठीक नीचे जैसे कि ये अमाशय हो गया और अमाशय के ये जो है अमाशय के नीचे वाला जो ये भाग हो गया ये ग्रहणी हो गया सी आकार का, और अमाशय और ग्रहणी के ठीक बीच में जो ये पीले रंग का भाग हुआ ये अग्नाशय हो गया। तो देखिए अग्नाशय मतलब ग्रहणी में जो छिद्र होता है, नली जो होता है, एक नली अग्नाशय में खुलता है, दूसरा कहाँ खुलता है, ये पित्ताशय में खुलता है। तो पित्ताशय से पित्त रस आता है और अग्नाशय से देखो कौन कौन रस आता है। अग्नाशय से आकर के देखिए अग्नाशय से जो है ट्रिप्सिन आ गया, प्रोटीन आ गया, अमाइलेस आ गया, ये सब मिल करके यहाँ मिलता है और पित्ताशय से पित्त रस आ करके अग्नाशय में मतलब जो है ग्रहणी में भोजन के साथ मिल जाता है और कुछ इस तरह से ये क्रिया करते हैं। ट्रिप्सिन प्लस प्रोटीन मिल करके ट्रिपो प्रोटीन बनाता है, फिर अमाइलेस प्लस स्टार्च एवं ग्लाइकोजेन मिल करके माल्टोस का निर्माण करते हैं। इस तरह से कुछ यहाँ पे अभिक्रिया करते हैं अग्नाशय में, मतलब ये सब रस मिल करके। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं अंतिम और लास्ट इसका जो है टॉपिक है आंत रस, आंत ग्रंथि और आंत रस। कहता है छोटी आंत की दीवार में कई ग्रंथियां होती है, इसका स्राव आंत रस या सक्कस एंटीरस कहलाता है। आंत रस में पेप्टाइडेल, लाइपेज, इन्वर्टेस, माल्टोस ये सब होता है, ये सब एंजाइम पाए जाते हैं। तो आंत ग्रंथि में जो है आंत रस पाए जाते हैं। आंत रस के एंजाइम तथा भोजन के विभिन्न अवयवों पर उनके कुछ इस प्रकार से ये क्रिया करते हैं। तो चलिए देखिए कहते हैं छोटी आंत में कायम और भी तरल हो जाता है तथा अब यह चाइल कहलाता है। चाइल के पचे हुए भोजन का अवशोषण इलियम के विलाई के द्वारा होता है। अवशोषण के उपरांत सरल भोजन विलाई में स्थिर रुधिर के कोशिकाओं के रुधिर में मिल जाते हैं तथा रुधिर संचार के द्वारा विभिन्न भागों में वितरित हो जाते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का आंत ग्रंथि। अब चलिए बड़ी आंत हम लोग पढ़ते हैं। बड़ी आंत देखिए छोटी आंत का आहार नाल के अगले भाग बड़ी आंत में खुलती है। बड़ी आंत 2 भागों में बटा होता है। पहला भाग हो गया कोलोन तथा दूसरा भाग हो गया मलाशय या रेक्टम कहलाता है। छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी नली होती है जो सीकम कहलाता है। कोलोन 3 भागों में विभक्त होता है। देखिए बड़ी आंत का जो है 2 भाग होता है, पहला भाग हो गया कोलोन और दूसरा भाग हो गया मलाशय या रेक्टम। तो देखिए बड़ी आंत का जो पहला भाग हो गया कोलोन ये भी 3 भागों में बटा होता है। पहला भाग होता है ऊपरीगामी कोलोन, दूसरा हो गया अनुप्रस्थ कोलोन, तीसरा हो गया अधोगामी कोलोन। तो देखिए अधोगामी कोलोन रेक्टम में खुलता है जो अंत में मल द्वार के द्वारा शरीर के बाहर खुलता है। अपचा भोजन इलियम से कोलोन में होते हुए रेक्टम में पहुंचता है। बड़ी आंत के इन भागों में अपचे भोजन का अतिरिक्त जल भी अवशोषित हो जाता है। अंत में अपचा भोजन मल के रूप में आमाशय तौर पर अस्थायी तौर पर रेक्टम में संचित रहता है, जहां से यह समय समय पर मल द्वार के रास्ते शरीर से बाहर निकलते रहता है। तो ये था हम लोगों का पहला पार्ट, मतलब ये पहला चैप्टर हो गया बायोलॉजी का, जिसमें हमने मतलब जो एक एक टॉपिक को फिगर के माध्यम से समझे। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यदि थोड़ा भी समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह से हम लोग पूरा चैप्टर ले करके आते ही रहेंगे और सभी विषयों को आसानी से समझेंगे। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।